अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम अपने रिवीजन सेशन में प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे थे। कल हमने प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड जो पहला हाफ है बेसिक लेवल, जिसमें नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, फाइफो, एफको एंड स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड फाइनली रीवर्क कॉस्ट के कॉन्सेप्ट का हमने रिकैप लिया था। उनसे रिलेटेड हमने कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स और कुछ वर्किंग के फॉर्मेट्स उस पर बात की थी। तो किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल कल के एरिया से रिलेटेड? आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में थोड़ी सी जो डिस्कशन हमारी जॉइंट बाय प्रोडक्ट की रह गई है उस पर बात करेंगे, और उससे रिलेटेड एक एग्जाम क्वेश्चन हमने जैसे कल फैसला किया था देखेंगे, और अगर आप लोगों का उस एरिया से रिलेटेड कोई और इश्यूज होंगे उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन का एक फेवरेट एरिया है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और अक्सर हमें इस एरिया पे क्वेश्चन मिलते हैं। उसकी हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस, आल्दो डिस्कशन बड़ी थोड़ी सी होती है जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स की, लेकिन उसकी क्वेश्चन की अपीयरेंस की लाइक्लीहुड काफ़ी ज़्यादा है उसके चैप्टर के वॉल्यूम के हिसाब से। तो सबसे पहले तो जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स का डिफरेंशिएशन, यूजुअली हमारे लिए इनकी पहचान इतनी ज़रूरी नहीं है, हमें फीचर्स पता हो अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन में बता दिया जाता है कि भाई ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि एग्जामिनर ने हमें ना बताया हो, लेकिन अगर ना बताए हो सकता है वो फीचर दे दे हमें कि भाई ये दो प्रोडक्ट्स ए और बी हैं, ए 100 रुपये किलो है, बी 120 रुपये किलो है, और एक प्रोडक्ट सी है जो कि 10 रुपये किलो है। अब उसने बताया नहीं कि जॉइंट कौन सी, बाय प्रोडक्ट कौन सी है, लेकिन हम फीचर से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस आसपास हैं वो जॉइंट है, और जिस प्रोडक्ट की प्राइस सब्सटेंशियली लो है वो बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमें हो सकता है ऐसा चीज़ सामने आ जाए, इसलिए हमें किताब पढ़ के फीचर्स जहन में होने चाहिए। टेस्टेड नहीं है लेकिन हो सकते हैं, बट अदरवाइज एग्जामिनर हमें बताता है कि जॉइंट क्या है, बाय क्या है। जॉइंट प्रोडक्ट में हमारे पास जो चैलेंज होता है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब वो प्रोसेस जिसके एंड पे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो जाती हैं, जॉइंट कॉस्ट को उनमें स्प्लिट करना। अब तो एक ही प्रोडक्ट थी ना, तो फिनिश गुड एक ही थी, सारी की सारी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एक ही प्रोडक्ट चार्ज हो जाती थी। लेकिन जब प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हो जाएं तो फिर हमें कॉस्ट को तकसीम करना पड़ता है जॉइंट प्रोडक्ट्स में। उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं? हमने 3 पॉलिसीज़ पढ़ी हैं, बेसिकली तो 2 ही हैं, तीसरी तो अल्टरनेटिव है। पहली पॉलिसी है यूनिट बेसिस पे आप तकसीम कर दो, मतलब जो जिस प्रोडक्ट के यूनिट्स की आपस में जो रेशो है, या वेट की आपस में जो रेशो है, उसी रेशो में कॉस्ट को तकसीम कर दो दो प्रोडक्ट्स में। और हमने सीखा था कि इस सूरत में हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट बराबर होती है। ए बी सी में आपने अगर कॉस्ट इस रेशो में तकसीम की है तो कॉस्ट पर यूनिट इज द सेम। दूसरी ऑप्शन हमने कहा था कि अगर प्रोडक्ट्स सेलेबल है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, मतलब जहां पे प्रोडक्ट्स अलग-अलग होके बनी वहीं पे सेलेबल हैं, तो हम सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट उस रेशियो में इसको तकसीम कर सकते हैं कॉस्ट को। और तीसरा केस हमने पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल नहीं है, मतलब अलहदा होने के बाद इन पे मजीद प्रोसेस किया जाता है फिर इनको सेल किया जाता है, तो उस केस में फिर एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालते हैं, विच इज एनआरवी, नेट रिलायबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कह लीजिए, या एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कह लीजिए। एस्टिमेटेड सेल वैल्यू हम इसलिए कह रहे हैं कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल तो है नहीं, सेलेबल तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से आगे जाके हैं, तो फिर हम एस्टिमेट करते हैं यहाँ पे अगर 100 की बिक्री है तो अगर यहाँ पे बिकती तो कितने की बिकती है, और उसका तरीकाकार क्या है, फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर कॉस्ट। फाइनल सेल वैल्यू में से कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ निकाल दें तो ये एनआरवी आ जाती है, और वहां से हम रेशियो बना के फाइनल सेल वैल्यू माइनस प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ एनआरवी है। हम एनआरवी यहाँ पे ख्याल रखना है, एनआरवी पर यूनिट नहीं ली जाती, एनआरवी ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ली जाती है। टोटल यूनिट्स जो बने प्रोडक्ट ए के, टोटल यूनिट बने जो प्रोडक्ट बी के, उस रेशियो में उनकी एनआरवी की रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को तकसीम किया जाता है। ये जनाब जॉइंट प्रोडक्ट्स की 3 ऑप्शन की कहानी थी। एग्जामिनर हमें स्पेसिफिकली बताएगा कि भाई आपने इस पॉलिसी को फॉलो करना है या इन दो में से कोई एक हो सकती है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। एग्जामिनर क्लियरली हमें बताएगा कंपनी की पॉलिसी क्या है जिसके तहत आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। प्रोसेस अकाउंट बनाते हुए जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में तकसीम करना पॉलिसी के मुताबिक, यह काम हमने इस एरिया में सीखा था। बाय प्रोडक्ट्स के बारे में हमने इसकी भी 3 पॉलिसीज पढ़ी थी। एक पॉलिसी है कि सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट से जो पैसे आए
उसका रेवेन्यू बुक कर लो, मतलब प्रोसेस अकाउंट में एंट्री ना डालो उसकी, प्रोसेस अकाउंट में क्वांटिटी जरूर शो करो लेकिन वैल्यू जीरो रखो उसके सामने, और जो उनको बेच कर जो वैल्यू मिल रही है, पैसे मिल रही है, उसको रेवेन्यू में क्रेडिट कर दो। डेबिट कैश क्रेडिट रेवेन्यू, सेल्स पीएनएल में चला गया सीधा। दूसरी ऑप्शन क्या है, डेबिट कैश क्रेडिट अदर इनकम, पीएनएल में ले जाओ सीधा, मतलब प्रोसेस अकाउंट में बाय प्रोडक्ट को बेचिए, हम कोई ट्रीटमेंट ना करें। और तीसरी ऑप्शन जो कि रिकमेंडेड पॉलिसी है कि आप सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट को एज रिडक्शन फ्रॉम प्रोसेस कॉस्ट रिकॉर्ड करो, ये रिकमेंडेड पॉलिसी है। ये अक्सर हमें सवाल जो मिलते हैं वो इस पॉलिसी के तहत मिलते हैं। एग्जामिनर यहाँ पे भी हमें पॉलिसी बता देता है, अभी तक जो हम सवाल देखते हैं उसमें बता देता है कि भाई इस पॉलिसी के तहत बाय प्रोडक्ट को ट्रीट करो। हो सकता है हमें क्वेश्चन, अभी तक जितने सवाल मिले हैं वो इस पॉलिसी के तहत मिले हैं, हमें इस पॉलिसी में भी मिल सकते हैं, इस पॉलिसी में भी मिल सकते हैं, और हो सकता है क्वेश्चन में पॉलिसी गिवन ही ना हो, ये तीसरी सूरत हाल भी हो सकती है। तो हम पढ़ चुके हैं, अगर पॉलिसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम किसको फॉलो करेंगे, 3 को, हम पॉलिसी नंबर 3 को फॉलो करते हैं। और अगर पॉलिसी क्वेश्चन में गिवन है तो जो पॉलिसी गिवन है हम उसको फॉलो करेंगे। ये एक बेसिक असूल है। जॉइंट प्रोडक्ट में पॉलिसी गिवन जरूर होगी, वहां पे ऐसा नहीं मिलेगा कि पॉलिसी ना दे। पास पेपर में यहां पे भी ऐसा नहीं है कि पॉलिसी के बगैर हमें सवाल कोई मिला हो, पास पेपर में यहां पे भी ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पे ऐसा हो सकता है क्योंकि हियर वी हैव अ रिकमेंडेड पॉलिसी। जॉइंट प्रोडक्ट में देयर इज नो रिकमेंडेशन, एनी पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड, हियर इट इज रिकमेंडेड कि ये बेहतर है, तीनों में से ये बेहतर है। ठीक है जी। और इसके लिहाज से, बाय प्रोडक्ट के लिहाज से हमने एक मजीद जो अपडेट सीखा था, हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट की कैलकुलेशन अपडेट हो जाती है। नॉर्मली हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, लेकिन अब हो जाएगी माइनस बाय प्रोडक्ट। इसी तरह कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला भी हमारा अपडेट हो जाता है जब हम केस 3 को डील करते हैं। जब केस 3 को डील करेंगे तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला भी अपडेट हो जाएगा। 1 और 2 में सिर्फ एक्सपेक्टेड आउटपुट अपडेट होती है। अगर आप केस नंबर 1 में हो, 2 में हो, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट होगा इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट, और एक्सपेक्टेड आउटपुट जनाब इसी फार्मूले से निकली होगी। लेकिन अगर आप केस नंबर 3 में हैं तो फिर आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं इनपुट प्रोसेस कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्योंकि हमने केस नंबर 3 में क्या डिस्कस किया था कि हम सेल वैल्यू को प्रोसेस कॉस्ट में, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। सेल वैल्यू बाय प्रोडक्ट को जिस तरह नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू क्रेडिट होती है, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू भी प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट हुई, तो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट का मतलब प्रोसेस अकाउंट से, प्रोसेस कॉस्ट से रिडक्शन। ये इनपुट कॉस्ट थी, इसमें से ये भी रिडक्शन होगी, ये भी रिडक्शन होगी, फिर हम एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन के फार्मूलाज हैं अंडर केस 1 एंड 2 एंड अंडर केस 3। हमें एग्जाम में ये केस ही अभी तक मुझे नज़र आया है, ये वाला केस मुझे 1 और 2 मुझे केस एग्जाम में नज़र नहीं आता। बट अगेन हमें जहन में रखना है, हमें एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है, सो वी शुड बी रेडी ऑन ऑल द प्रिंसिपल, ऑल द रूल्स। जी भाई, कोई सवाल? अच्छा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट बाय प्रोडक्ट के रेफरेंस से ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, प्लाटिनम केमिकल्स ऑटम 17 क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन एक ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन हमारा आता है जॉइंट बाय प्रोडक्ट का, जो एग्जामिनर का फेवरेट स्टाइल है, उसी स्टाइल पे बेस्ड है। बट हर सवाल में एग्जामिनर कुछ ना कुछ नया डालता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ नया है, बाकी सवाल से कुछ डिफरेंट है, लेकिन एग्जामिनर के फेवरेट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। प्रोसेस 1 में जॉइंट प्रोडक्ट्स निकल रही हैं, लेकिन उनमें से कोई 1 या 2 प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग होकर बिकती हैं प्रोसेस 2 में, तो उस केस में प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाना, जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करना, ये एक चैलेंज होता है। अच्छा, हमारी इसकी रिक्वायरमेंट है सवाल में, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ J101 एंड J प्लस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017। हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने को कहा गया है। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे बच्चे जब रिक्वायरमेंट को इस अंदाज में देखते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल तो हमने कभी कैलकुलेट ही नहीं की है, क्या आ गया। मैंने शायद पहले भी आपसे इस अंदाज में एक आध सवाल आया था जिसमें उसने डायरेक्ट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी मांगी थी शायद, तो मैंने कहा था यार प्रॉफिटेबिलिटी बाद में देखेंगे, पहले सिंपल प्रोसेस अकाउंट बना लो। प्रोसेस अकाउंट जब बनाते हो ना, फिर हम मार्किंग स्कीम में जाके देखेंगे तो मेरे ख्याल में 12 में से हमारे 10 नंबर प्रोसेस अकाउंट बनाने में स्कोर हो चुके होते हैं, क्योंकि नंबर तो वर्किंग के हैं कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल तक जाने तक ये 1 2 3 4 काम करने हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी। तो आप 4 में से समझो 4 या 5 स्टेप हैं प्रोसेस अकाउंट बनाने में, सिर्फ एक स्टेप मिसिंग होता है, बाकी सारे हो चुके होते हैं।
सारी की वर्किंग्स आप प्रोसेस अकाउंट बनाने तक परफॉर्म कर लेते हो। तो हम यहाँ पे सिंपली हम कॉस्ट ऑफ सेल के वर्ड को इग्नोर करते हैं। दो प्रोसेसेस की कहानी है, हम दो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस अकाउंट बन गए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी ऐसे करके बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स है, क्या होती है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड। प्रोसेस अकाउंट में हम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो बना लेते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हमारे पास है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड में क्या दिक्कत है? कॉस्ट पर यूनिट बनाओ इनटू यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। ठीक है, तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बना लेते हैं, तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा हम इस सवाल को हल करने जा रहे हैं फिलहाल प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 के रेफरेंस से। तो प्रोडक्शन at Platinum Chemical involves two processes 1 and 2. Following information pertains to for the month of August 2017. Actual cost process 1 and process 2 में material and conversion. Production and sales process 1 में J101 बना, J11 बन के बिक गया कितने का? 1200 पर यूनिट के हिसाब से, और इस पे पैकिंग कॉस्ट भी लगी 120 की। J202 बना 4500, ये कहाँ गया? ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 फॉर कन्वर्जन इनटू न्यू प्रोडक्ट J+। J202 बिका नहीं है स्प्लिट ऑफ पे, ये प्रोसेस 2 में गया है। और एक बाय प्रोडक्ट भी बनी है प्रोसेस 1 में 1000 लीटर की, और ये भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक गई 500 पर लीटर के हिसाब से। और प्रोसेस 2 से J+ बना है 3400, और प्रोसेस 2 से क्लोजिंग स्टॉक 650 यूनिट प्रोसेस 2 में बचा है। प्रोसेस 1 में कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, प्रोसेस 2 में भी कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है। Materials are introduced at the beginning of process 1. अच्छा, यहाँ पे बेटा एक जो चीज आपने नोट की, प्रोसेस 2 में एडिशनल कोई मटेरियल आ ही नहीं रहा। प्रोसेस 2 में सिर्फ प्रोसेस 1 से J202 फीड होती है, प्रोसेस 2 में मजीद कोई मटेरियल ऐड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए उसने सिर्फ प्रोसेस 1 की कहानी बताई कि प्रोसेस 1 में जो मटेरियल शुरू में आता है, प्रोसेस 2 में तो अंडरस्टूड है मटेरियल शुरू में ही आएगा, क्योंकि प्रोसेस 1 से चीजें आएंगी तो काम शुरू होगा ना। और ये यहाँ पे इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। क्यों भला? ये अंडरस्टैंड जो मैंने किया ये इररेलेवेंट है। क्यों भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। एवको फाइफो का क्वेश्चन तो तब राइज होता है जब ओपनिंग इन्वेंट्री हो, तो यहाँ पे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन, ये वैल्यू तो यूजलेस है हमारे लिए। प्रोसेस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट, ये उसने बाय प्रोडक्ट की पॉलिसी दे दी। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट एज स्प्लिट ऑफ, ये जॉइंट प्रोडक्ट की पॉलिसी। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन में हमें नॉर्मली पॉलिसी गिवन होती है, तो ये दोनों की जॉइंट और बाय दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों की पॉलिसी आ गई। नॉर्मल प्रोडक्शन लॉसेज इन बोथ प्रोसेसेस आर एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द इनपुट एंड आर इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। उससे मैं बता दिया कि लॉस, नॉर्मल लॉस 10% और प्रोडक्शन प्रोसेस के बिगिनिंग में ही हो जाता है। आप समझिए कि जीरो लेवल पे इंस्पेक्शन आपकी जीरो लेवल पे हो जाती है। बिगिनिंग का मतलब हम जीरो लेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम समझेंगे बिगिनिंग का मतलब जीरो, एंड का मतलब 100% होता है, बिगिनिंग का मतलब जीरो है, तो इंस्पेक्शन आपकी 0% पे हो जाती है। और यहाँ पे जिस सवाल में इंप्लीकेशन है जिससे बहुत लोग कंफ्यूज हुए कि भाई जब बिगिनिंग में इंस्पेक्शन हो रही है तो बिगिनिंग में तो लॉस यूनिट्स पे ओवरहेड कन्वर्जन के नाम पे कोई खर्चा लगा ही नहीं है। जब इंस्पेक्शन बिगिनिंग में हो रही है तो इसका मतलब आपने मशीन में मटेरियल डाला, उसी वक्त पता लग गया कितना खराब कितना ठीक। अभी प्रोडक्शन शुरू हुई नहीं है, तो इसका मतलब जो खराब अगर एबनॉर्मल निकल गया वहां पे, तो उसमें सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट जो होगी दैट विल बी ओनली मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस यूनिट में कन्वर्जन कॉस्ट यहां पे इनकर हुई नहीं है। अच्छा, लॉस ऑफ ईच लीटर in process 1 results in a solid waste of 0.8 kg which is sold for 100. Loss of process 2 has no sale value. लीजिए जी, ये टोटल कहानी है प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 की। और हमने जैसे कहा कि हमने बाकी डिटेल में कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमने छोड़ दिया। हमने कहा जी हमें तो दो प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, बेशक वो हम वर्किंग में जाके बना लेंगे, बनाने प्रोसेस अकाउंट है, बट मेरा आंसर प्रोसेस अकाउंट नहीं है, मेरा आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो मैं प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 अपनी वर्किंग में जाके बना रहा हूँ, वहां पे मेरे अकाउंट्स बन रहे हैं। मैंने पहला पेज कॉस्ट ऑफ सेल के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरा वर्किंग का पेज है। एग्जामिनेशन के मुताबिक अगर मैं लिखूं तो क्वेश्चन नंबर 8 है और पार्ट ए है, ठीक है जी। ये मैंने दो बॉक्सेस इसके टिक किए और मैंने इसको वर्किंग बना दिया। वर्किंग 1 हम बनाएंगे प्रोसेस 1, वर्किंग 2 हम बना लेते हैं प्रोसेस 2।
अच्छा जी, प्रोसेस वन की कहानी शुरू करते हैं। हमें कहा गया है जी प्रोसेस वन में ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस तो है नहीं, कहानी शुरू होगी डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल 12,000 लीटर, वैल्यू कितनी है 5748,000। फिर कन्वर्जन कॉस्ट प्रोसेस वन में कन्वर्जन कॉस्ट 2610,000। ये डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट ले ली और इनपुट क्वांटिटी भी ले ली। क्रेडिट साइड पे हमारे पास एक मिल रही है हमें फिनिश गुड्स जो कि है J101। फिर एक हमारी जा रही है प्रोडक्ट प्रोसेस टू को, प्रोडक्ट जा रही है, ये जा रही है J202। एक हमारी फिर प्रोडक्ट निकल रही है BP1, ये भी फिनिश गुड्स है हमारी, बाय प्रोडक्ट्स है BP1, BP01। और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस यहाँ पे है नहीं। लेट्स पुट इन द वैल्यूज 5,000, 4,500 एंड 1,000। इसके अलावा हमें पता है हम नॉर्मल लॉस भी लेते हैं। नॉर्मल लॉस हमें बताया गया है 10% ऑफ इनपुट है, 1200 होगी। और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर देखिए, कुछ बच रहा है एबनॉर्मल लॉस या गेन? एबनॉर्मल लॉस है या गेन है बेटा? क्रेडिट साइड का टोटल देखिए कितना है, 11,700। तो इसका पता है एबनॉर्मल गेन हुआ, लॉस हुआ ना। एबनॉर्मल लॉस कितना जी 300 का। लीजिए जी क्वांटिटी साइड हमारी 12,000 पे क्लोज होगी। अच्छा जी, अब हमने प्रोसेस अकाउंट को बनाते हुए जो स्टेप सीखे हुए हैं, अब हमारा काम जो रह गया ना, ये आउटपुट की वैल्यूएशन क्या है। सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं नॉर्मल लॉस की, विच इज एट स्क्रैप वैल्यू। हमें बताया गया है कि प्रोसेस वन के नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी है 100 पर केजी। लेकिन भाई काम की बात जो है कि हमारी आउटपुट लीटर्स में है, लीटर्स में पहले केजी में कन्वर्ट होना है फिर बिकना है। इसका मतलब मेरे नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू जो बनेगी वो, अगर मैं इसको से वर्किंग 1.1 यहीं पे अगर मेंशन करूं 1.1 में, तो वो होगी 1200 लीटर इंटू 0.8 केजी बने कितने 960 केजी इंटू रुपीज 100, तो ये बने 96,000। लीजिए जी, ये हमारे पास स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस आ गई 96,000। फिर हमने जो बात सीखी हुई है कि हाँ, हमें बताया गया है बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू भी प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट होनी है, तो हम बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू भी प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। मैं बताया गया जी 500 पर लीटर के हिसाब से बेचनी है जी हमने, तो 500 के हिसाब से इसकी वैल्यू 5 लाख, 5 लाख आ गई जनाब। ये भी इसके बाद हम करते हैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन। हमने जो सीखा हुआ जॉइंट प्रोडक्ट की कहानी में कि हम करेंगे एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन। इसके लिए हमसे वर्किंग 3 पे चले जाते हैं। वर्किंग 1 2 हमारी पहले बनी हुई है, वर्किंग 3 पे हम ले जाते हैं इसको, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन। हमने जो बात सीखी हुई है कि एबनॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू करेंगे, जो कि निकलेगी कैसे हमारी इनपुट प्रोसेस कॉस्ट। जैसे हम पहले कॉस्ट पर यूनिट मेजर करेंगे, अभी आपने कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला सीखा, इनपुट प्रोसेस कॉस्ट 5748,000 प्लस 2610,000 माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स डिवाइडेड विद इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस माइनस बाय प्रोडक्ट। यही फार्मूला भी सीखा था ना आपने, तो इसके तहत कॉस्ट पर यूनिट यहां से निकाल लो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, यहीं पे हम गलती करने लगे थे, जो गलती अभी मैंने आपको अलर्ट किया था। हमने एबनॉर्मल लॉस के लिए कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट कहां पे निकालेंगे प्रोसेस के स्टार्ट में, प्रोसेस के स्टार्ट में। तो हमने सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट को लेना है, हमने यहाँ पे कन्वर्जन की कॉस्ट को यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि हमारा जो लॉस हो रहा है प्रोसेस के स्टार्ट में हो रहा है। प्रोसेस के स्टार्ट में कन्वर्जन कॉस्ट
हमारी कॉस्ट यहाँ लगी नहीं, कॉस्ट पर यूनिट एट फॉर एबनॉर्मल लॉस हम ले रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फॉर एबनॉर्मल लॉस ले रहे हैं। तो चूंकि एबनॉर्मल लॉस ले रहे हैं इसलिए ये कॉस्ट हमने यहाँ पे नहीं लेनी। तो बताइए जनाब कॉस्ट पर यूनिट क्या आई? 526 रुपीज़, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 के साथ तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एबनॉर्मल लॉस की 157,800। लीजिए जी 157,800। नंबर स्कोरिंग बेटा हमारी हर स्टेप पे होती जा रही है। जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, बाय प्रोडक्ट, ये सारे यूनिट्स फीड किए, कुछ ना कुछ नंबर मिल गए, ये वैल्यूज फीड की, कुछ ना कुछ नंबर मिलते जा रहे हैं। अब हमें फाइनल वर्किंग बनानी है। यहाँ पे तकसीम जो होनी है वो कॉस्ट क्या है और एनआरवी क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे एक टोटल लगा लो। ये कितना बना टोटल? 8358,000 और ये भी हमारा 8358,000 ही आना है। तो यहाँ से अब हम देखते क्या हैं कि हमारी जॉइंट कॉस्ट, ये हम वर्किंग से 4 बना रहे हैं, जॉइंट कॉस्ट फॉर J101 एंड J202 वो कितनी है? दैट इज 8358,000 माइनस 5 लाख माइनस 96,000 माइनस 157,800। तो कितनी बची? 7604,200। लीजिए जी ये हमारी जॉइंट कॉस्ट है जिसको अब हमने तकसीम करना है NRV की बेसिस पे। अब मुझे NRV की कैलकुलेशन चाहिए J101 की भी और J202 की भी। इस रेशो में इस कॉस्ट को तकसीम करेंगे, हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट कंप्लीट होगा। अच्छा जी J101 की NRV तो बड़ी आसान है क्योंकि J101 तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक रहा है। कितने का बिक रहा है? 1200 माइनस 120। तो J101 की NRV है 1200 माइनस 120 मल्टीप्लाइड विद 5000। NRV पर यूनिट, हमें टोटल यूनिट किया चाहिए 5.4 मिलियन। अब मुझे J202 की NRV चाहिए। J202 हमारा J प्लस में कन्वर्ट होके प्रोसेस 2 के बाद बिकता है। तो J202 की NRV J प्लस से निकलती है और उसके लिए हमें प्रोसेस 2 के अकाउंट्स को भी थोड़ा इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी डिस्कशन में, अपने एनालिसिस में। अच्छा जी प्रोसेस 2 को भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा J202 की NRV के लिए। हम प्रोसेस 2 में यहां से क्या आ रहा है जी, ये प्रोसेस 1 से ट्रांसफर हो रहा है J202। यहां पे क्वांटिटी ले लीजिए 4500। क्वांटिटेटिव डाटा, वैल्यू तो अभी क्वेश्चन मार्क है ना, वो तो बाद में आएगी। चलिए क्वांटिटी का जो डाटा है वो तो ले लीजिए, जो डाटा हम ले सकते हैं लीजिए। फिर हमें बताया गया इससे J प्लस फिनिश गुड्स बन रही है इसकी J प्लस कितनी है जी 3400। हमें बताया गया है इससे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी जा रहा है, कैरी डाउन वर्क इन प्रोसेस भी है कितना जी 650।
वी आर फर्दर टोल्ड कि प्रोसेस 2 में भी नॉर्मल लॉस है, कितना? 10% ऑफ इनपुट, तो इसका नॉर्मल लॉस लीजिए 10% ऑफ इनपुट 450 लीजिए जी। यहां पे कोई अब नॉर्मल लॉस की फिगर नहीं है, ये 4500 पे अकाउंट क्वांटिटी हमारी क्लोज हो रही है, और नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू भी नहीं है, ये भी डाल दीजिए जीरो यहां पे। अच्छा बेटा, इस सवाल में ना एक एनॉमली है, इसके आंसर में एक एरर है, मैं उसको भी आपको दुरुस्त करवाता हूं। अच्छा, यहाँ पे आप बेटा बात कीजिए, इधर खर्चा तो इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन कन्वर्जन तो मुझे पता है ना, कितनी है? 1542, 1542000। प्रोसेस 2 में तो जैसे बेटा, आप यहां पे जो कैच है जरा तो जैसे देखिएगा, प्रोसेस 2 में दो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इनकर हो रही हैं, एक मटेरियल, एक कन्वर्जन। मटेरियल की फिगर तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये दिस इज नॉट अ फर्दर कॉस्ट, ये ध्यान में रखिए। प्रोसेस 2 में जो मटेरियल की कॉस्ट रिकॉर्ड हो रही है, ये कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ नहीं है, ये स्प्लिट ऑफ से ही कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है। कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ सिर्फ 1542 है, एग्रीड? स्प्लिट ऑफ के बाद ये वाली कॉस्ट तो बेटा सिर्फ इधर से ट्रांसफर हो रही है, ये कॉस्ट प्रोसेस 2 में इनकर नहीं हो रही। प्रोसेस 2 में इनकर सिर्फ कॉस्ट हो रही है 1542। तो जनाब, मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे कॉस्ट पर यूनिट बताइए आफ्टर स्प्लिट ऑफ। आफ्टर स्प्लिट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इनपुट कॉस्ट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट, बिल्कुल ठीक है जी। इनपुट कॉस्ट डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट, और एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस। लीजिए बताइए यहां से, 381, ये मेरी कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ आ रही है। इनपुट कॉस्ट माइनस डिवाइडेड विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। बेटा एक इसमें हम गलती कर गए, ये कन्वर्जन कॉस्ट है, और कन्वर्जन कॉस्ट में स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट लेने हैं, हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट लेने हैं। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमारे पास आउटपुट में है 3400 यूनिट्स पूरे हैं, और 650 का 70% है, हम ऐसे लेंगे। अब ये बेसिकली ये जो नंबर है, ये नंबर है आपका इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ही है। ये टोटल नंबर देखोगे ना, तो इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ही है। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस कितना बनता है? 4050। ये 4050 ही है, बस इसका हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स का एस्पेक्ट हम मिस कर गए थे, वो हमने इसको कवर करना है। हमने लिया इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ही है, लेकिन इक्विवेलेंट यूनिट्स के कॉन्सेप्ट के साथ लेना है। ये नंबर क्या आ रहा है? 400, क्योंकि पार्शली कंप्लीट आउटपुट है, तो पार्शली कंप्लीट यूनिट आउटपुट में हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट साथ लेके चलना है। अच्छा जी बेटा, अब आपके पास J2O2 की कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ आ गई, और फाइनल सेल वैल्यू क्या है J2O2 की? J प्लस बन के बिक रहा है 1400 का। तो फाइनल सेल वैल्यू बेटा, अब यहां पे तो जो कीजिएगा, 1400 का J प्लस बिक रहा है, 400 के खर्चे के बाद J प्लस की फाइनल सेल वैल्यू एनआरवी, J प्लस की एनआरवी एज स्प्लिट ऑफ 1000 आ गई। अब क्वेश्चन मार्क यहां पे है कि इस 1000 को मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है? मुझे तो जैसे मैंने J101 को 5000 से मल्टीप्लाई करके एनआरवी निकाली ना, इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है एनआरवी के लिए? 4500 से क्या? बेटा मुझे बेसिकली इन 4500 यूनिट्स की एनआरवी चाहिए, ऐसा ही
मुझे इन 4500 यूनिट की एनआरवी चाहिए, लेकिन क्या ये 4500 यूनिट प्रोसेस 2 के बाद 4500 ही रहेंगे? ये 4500 यूनिट प्रोसेस 2 के बाद 4500 नहीं रहेंगे। कितने रह जाएंगे? 4050। 10% नॉर्मल लॉस निकलता है ना भाई। मैं प्रोसेस 2 में 4500 डालूंगा, अभी ये 650 कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन ये भी तो कंप्लीट बन के निकलेंगे ना, फिनिश गुड में जाएंगे ये भी। ये तो मेरे बन चुके हैं, लेकिन मुझे एनआरवी इनकी नहीं चाहिए, मुझे एनआरवी इनकी चाहिए कि ये जो 4500 यूनिट बने हैं इनके केस मुझे फाइनल सेल वैल्यू कितनी मिलनी है। तो भाई ये जो 4500 निकले हैं इनका प्रोसेस 2 में 10% लॉस होना है, और प्रोसेस 2 में 10% लॉस के बाद मुझे इनमें से 4050 यूनिट्स मिलने हैं जो इस पे बिकेंगे। ये प्राइस जो है ये 4050 यूनिट्स के लिए मुझे मिलेगी। तो मेरे लिए रेलेवेंट यहां पे होगा 4500 का 90% लिख लो आप। तो बनाइए यहां से एनआरवी, इसको मल्टीप्लाई 4050 अच्छा, आपके एग्जामिनर सॉल्यूशन में ये एस्पेक्ट मिसिंग है। एग्जामिनर सॉल्यूशन में 4500 पे मुझे लगता है उसने वर्किंग की हुई है एनआरवी की, विच इज रॉन्ग, क्योंकि मेरे ये जो सारे यूनिट्स हैं सारों ने जे प्लस बन के नहीं बिकना। मैंने ये वैल्यू ली है जे प्लस के हिसाब से, भाई जे प्लस कितने का बिकता है, तो जे प्लस जब बिकता है तो मेरे पास 4500 यूनिट नहीं बचेंगे। जब ये मेरा J2 और 2 जे प्लस बन के बिक रहा होगा तो मेरे पास यूनिट्स कम पड़े होंगे, 4050 होंगे। हमने जो एक सवाल किया था ना क्लास में, उसमें ये एस्पेक्ट हमने बिल्कुल इसी अंदाज में कवर किया है, बल्कि उसमें तो बाय प्रोडक्ट भी थी प्रोसेस 2 में, हमने उसको भी डील किया। वो सवाल ज़रा ज़्यादा एडवांस था। इस सवाल में सिर्फ एक तो ये आई कैप के सोल्यूशन में गलती है, और दूसरा ये कैच था, ये गलती जो हम करने जा रहे थे यहाँ पे अलर्ट होने के बावजूद। एक इसमें ये कैच है और एक आई कैप के सोल्यूशन में गलती है, वो हमने यहाँ पे इसको मैंने दुरुस्त कर लिया आपके सामने। लीजिए जी, यहाँ से बना लीजिए टोटल, इसका रेशो मिल जाएगी हमें 9450000। रेशो बना के जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करेंगे। J101 की कॉस्ट बनेगी, जॉइंट कॉस्ट की तकसीम हम कर रहे हैं, J101 की कॉस्ट बनेगी 5.4 डिवाइडेड विद 9.45 इंटू 7604200, और J202 की कॉस्ट बनेगी 4.05 ओवर 9.45 इंटू 7604200। तो बताइए जनाब J101 की कॉस्ट, हिस्सा इसका कितना आया? 434,257 जी, और J202 का हिस्सा 325,8943। लीजिए जी, ये हमारे दो हिस्से आ गए। इसके मुताबिक हमारा ये प्रोसेस अकाउंट यहाँ से 4345257 और ये हुआ जी 3258943। प्रोसेस अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया और ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी 3258943। प्रोसेस अकाउंट हमारा अभी कंप्लीट हुआ नहीं, यहाँ पे अभी ये पार्ट अभी रहता है। इस अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं ज़रा। वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट करनी है जी, तो वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट के लिए कॉस्ट पर यूनिट लेनी है, और वो कैसे निकलेगी? मैं अब कॉस्ट पर यूनिट फॉर वैल्यूएशन निकालता हूं। तो कॉस्ट पर यूनिट फॉर वैल्यूएशन एलिमेंट वाइज देखें तो कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास है। मैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस 2 में इनपुट कॉस्ट 3258943 डिवाइडेड विद इक्वलेंट यूनिट्स, तो 3400 फिनिश गुड्स का भी और 650 वर्क इन प्रोसेस भी कंप्लीट है ना ये। तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो यहाँ से 805। लीजिए जी, ये कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट है, ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है। इसके मुताबिक वैल्यूएशन कर लीजिए, वैल्यूएशन कर लीजिए प्रोसेस 2 के लिए।
आपकी जो J प्लस है उसकी वैल्यूएशन बनेगी 3400 पूरे यूनिट्स हैं 805 जमा 400 पे, और जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें 650 यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से पूरे हैं और कन्वर्जन के लिहाज से 70% है। लीजिए जी, यहां से फिनिश गुड की वैल्यू बताइए क्या आ रही है? 4097 000, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू बताइए। सेवन जीरो फाइव 250। लीजिए जी, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, हम यहाँ पे इनको फीड करें अगर तो 7 ये है आपकी 4097 000, और ये है आपकी 705250, और टोटल में शायद कोई राउंडिंग ऑफ का कहीं फर्क निकल रहा होगा। जरा टोटल बताइए, डेबिट साइड का टोटल क्या है? डेबिट साइड का टोटल 480943, और क्रेडिट साइड का टोटल 480250। ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है। शायद हमने यहाँ पे कोई कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए राउंडिंग ऑफ की होगी, गालमन यहाँ पे राउंडिंग ऑफ हुई भी है, डेसिमल नहीं लगाए, डेसिमल 2 लगाए होते तो ये राउंडिंग ऑफ डिफरेंस खत्म हो जाता या कम हो जाता, बट नो वरीज, कोई वरी नहीं है। वैल्यूएशन हमने कर ली, हमारा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गए। मैंने आपको बता दिया हमारा सोल्यूशन एग्जामिनर से यहाँ पे डिफरेंस आया है। एग्जामिनर ने ये 90% का फैक्टर नहीं लगाया हुआ, हमने यहाँ पे 90% का फैक्टर लगाया। ये सोल्यूशन, इसकी वजह से हमारा आंसर एग्जामिनर से फ़र्क हो रहा है। ये करेक्ट ट्रीटमेंट है मेरी समझ के मुताबिक। एग्जामिनर का सोल्यूशन फ्लॉड है। जी, एनी क्वेश्चन? वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि हमने सेल वैल्यू J प्लस के लिए है तो नंबर भी हमें J प्लस है कि हम जो J202 बना रहे हैं तो कितने J प्लस निकलेंगे। जितने J प्लस निकलने हैं उसके हिसाब से हमने वैल्यू अप्लाई की। अच्छा जी, अब इसके आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स का मसला कुछ है नहीं, ठीक है जी। आपको कितने यूनिट बेचे हैं आपने J101 के? सारे बेच दिए? ये इनकी कॉस्ट ऑफ सेल 5000 यूनिट की कॉस्ट यही है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, सारे बेच दिए। और J प्लस के 3400 सारे बेच दिए, ये उनकी कॉस्ट है। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सारा काम खत्म हो गया। ये यूनिट 3400 बेचे हैं, ये 3400 की कॉस्ट है। ये बेचे हैं, अच्छा हाँ, इसमें एक ऐड करना होगा, इसमें पैकिंग कॉस्ट ऐड नहीं, इसमें आपको पैकिंग कॉस्ट करनी, इसकी तो पैकिंग कॉस्ट है नहीं, तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल में इसका 120 के हिसाब से पैकिंग कॉस्ट ऐड करके शो करना है आपने। सिर्फ आपको पैकिंग कॉस्ट यहाँ पे ऐड करनी है, तो ये इसकी कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। और ये इसमें पैकिंग कॉस्ट का जिक्र ही नहीं है, तो जितने यूनिट्स की कॉस्ट प्रोडक्शन लगी वही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। एग्जामिनर ने इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंटली की हुई है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि प्रोसेस अकाउंट के कॉन्सेप्ट से आप चलते हो तो प्रोसेस अकाउंट का सवाल जितना मर्जी मुश्किल हो वो ग्रिप में रहता है। कम से कम मैं एज अ स्टूडेंट इसको ऐसे ही फील करता था, एज अ टीचर भी बोर्ड पे सवाल करते हुए मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। अगर मैं प्रोसेस अकाउंट से चलूँ तो मैं हमेशा प्रोसेस अकाउंट का सवाल जो मर्जी आए, मैं प्रोसेस अकाउंट के ही थ्रू उसको वर्किंग में कंट्रोल करूँगा। स्पेशली जो टेक्निकल सवाल आ जाते हैं, एक तो सिंपल आ गया ना सवाल, उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मुश्किल सवाल होगा मैं उसको प्रोसेस अकाउंट के थ्रू ही डील करना चाहूँगा। जॉइंट बाय प्रोडक्ट वाले सवाल को इसी के थ्रू मैं मैनेज करना चाहूँगा। ये मेरी वर्किंग होगी, और आंसर में मुझे सिर्फ वर्किंग से रेफर करना है जी। वर्किंग 1 से ये वैल्यू आ गई, प्लस इसमें पैकिंग कॉस्ट ऐड कर दो, और वर्किंग 2 से ये वैल्यू आ गई, दैट्स इट। 3 लाइनों का मेरा आंसर होगा या 4 लाइनों का आंसर होगा। बाकी ये सारी मेरी वर्किंग पेज 2, 3, 4 पे आ रही हैं जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में इसके अलावा किसी सवाल में कोई ट्रिकी ट्रीटमेंट हो जिसमें आपको चैलेंज फील हुआ हो? वैसे तो मैंने जो क्लास में सवाल किया था वो मैंने चूज़ इसलिए किया था कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सवाल मुझे वही लगा था। कौन सा सवाल किया था क्लास में हमने इस एरिया पे? वैसे
क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन 19 तो होम असाइनमेंट में गया हुआ आपके। क्वेश्चन नंबर 21 हमने क्लास में किया था, जो कि इसी एस्पेक्ट पे है, जॉइंट प्रोडक्ट्स पे है। उसमें बाद में हमसे मांगे भी प्रोसेस अकाउंट ही गए थे, बट दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, जिसमें हमने जॉइंट और बाय प्रोडक्ट सबसे डील किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है। वैसे तो इसमें जैसे आप देख क्वेश्चन 19 भी है और मज़ीद भी इसमें क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो जनाब किसी क्वेश्चन में कोई इशू है तो पूछिए जनाब। किसी और क्वेश्चन में आप कोई हेल्प चाहते हैं, किसी कैलकुलेशन में कोई सपोर्ट चाहते हैं तो पूछिए। हमने जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं वही है जो हमने वर्कआउट की है, लेकिन सिर्फ तकसीम बदल गई क्योंकि ये एग्जामिनर ने ये गड़बड़ कर दी। उसने जो एनआरवी निकाली है उसको 4500 पे अप्लाई कर दिया, J2 पे अप्लाई किया, जबकि एनआरवी ये प्राइस जो है J+ की है। J+ की प्राइस से जो एनआरवी निकल रही है वो J+ के यूनिट्स जो इक्वलेंट यूनिट्स बनेंगे, तो J202 से जो J+ निकलते हैं वो 4050 निकलते हैं 90% इनपुट नॉर्मल लॉस के बाद। तो ये एग्जामिनर की गलती है, जिसकी वजह से ये तकसीम जो कॉस्ट की है, जो जॉइंट कॉस्ट की ये जो तकसीम है, ये हमारे से मैच नहीं कर रही। यहाँ पे हमारा फ़र्क शुरू हो जाता है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने जैसे कहा कि भाई ये प्रोसेस जॉइंट कॉस्ट से आ गई और ये उसने कॉस्ट ऑफ सेल ऐड कर दी है, पैकिंग कॉस्ट। अच्छा, पैकिंग कॉस्ट J+ में भी डाली हुई है। J+ की भी पैकिंग कॉस्ट थी, मुझे क्यों लग रहा था J+ में नहीं है पैकिंग कॉस्ट। J+ में तो पैकिंग कॉस्ट का जिक्र नहीं है ना। तो ये पता नहीं कहाँ से इसने ले लिया। तो बहरहाल हमने तो J+ की कॉस्ट मैंने कहा था ये आपकी 4097 है, सीधी आपने सिंपली इसको यहाँ से पिक करना है 4097, यही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, क्योंकि इसमें कोई पैकिंग कॉस्ट नहीं है, इसमें आपने सिर्फ ये कॉस्ट आके इसमें पैकिंग कॉस्ट ऐड करनी थी। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग पे फिर हमारी डिस्कशन आज हमारी यही प्लान था, जो हमारा प्लान था वो काम हमने एग्जीक्यूट किया। बाकी कल इंशाअल्लाह आपका इसका टेस्ट है, मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट एरियाज पे डिस्कशन के साथ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।